जहाँ भी युवा आए हैं वहाँ पे उन्होंने अपने देश को या अपने राज्य को बदलने का बहुत ज़्यादा कोशिश की और उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वो नेपो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। हम पहले ही बताएं, जो युवा होते हैं उनका सोच बहुत अलग होता है। जैसे आप नेपाल में बलेंद्र शाह को देखिए या फिर आप श्रीलंका में देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और बिहार में अभी जो है वो नया मुख्यमंत्री बिहार को मिल चुका है सम्राट चौधरी के रूप में, और साथ ही साथ हमें जो है वो 3 लोगों ने उस दिन शपथ ग्रहण किया है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो इसमें आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कई तरह के मीडिया हाउसेस अलग अलग तरह की बातें चला रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अभी विश्व भर की राजनीति में जेन जी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि हमारे मुजफ्फरपुर से जिसने अभी संसद में बिहार को रिप्रेजेंट किया था, क्यों ना हम उस जेन जी को अपने स्टूडियो में बुलाएं और उससे जाने बिहार की राजनीति के हलचल के बारे में। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में है अंबिका शराफ, जिन्होंने हाल ही में संसद भवन में जो है वो बिहार को रिप्रेजेंट किया था और बिहार का मान बढ़ाया था। और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो बिहार की राजनीति है इस पर अंबिका क्या कहना चाहती है। अंबिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी मसले पर आपके विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है कि अभी बहुत समय से ये मंथन चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन एक चीज़ तो श्योर था, पता था कि एनडीए से ही कोई बनने वाला है, यानी बीजेपी से ही कोई बनने वाला है कोई सीएम। तो वो सीएम का नाम हमारे सामने आ चुका है, सम्राट चौधरी बन चुके हैं। पर मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 लोगों ने ही अभी शपथ ग्रहण किया है, जबकि पिछले बार हमें कुछ और देखने को मिला था, ऐसा नहीं था। तो मेरा ये शायद हो सकता है कि कुछ उनके अंदर चल रहा हो कि हमें ये करना है या फिर वो करना है, इस कारण से शायद लेट हो रहा हो। और सम्राट चौधरी बने हैं, एक युवा नेता हैं। नीतीश कुमार जी गए, राज्यसभा में गए, उन्होंने यहाँ से बिहार को छोड़कर मतलब आगे बढ़े, वो नेशनल पॉलिटिक्स में गए हैं और उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वो नेपो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज हमें सामने से खुलकर मिला कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं नेपो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि सम्राट चौधरी नए हमारे सीएम बने हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो हमें मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि हमारे अगल बगल के जो देश हैं, आपने भी देखा होगा नेपाल में या फिर जो श्रीलंका है या फिर इवन बांग्लादेश और इवन अमेरिका में भी जेन जी जो हैं वो बहुत कमाल कर रहे हैं। ऐसे में एक जेन जी रिप्रेजेंटेटिव मैं मानती हूँ आपको हमारे फर्स्ट लुक चैनल के लिए। तो आपके नज़रिए में अभी का बिहार पॉलिटिक्स जो है, सम्राट चौधरी जो सीएम बन गए हैं, आपके नज़रिए में क्या लगता है, क्या होगा फ्यूचर या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि न्यू ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की वो बात कर रहे थे करप्शन के लिए। तो अगर हम देखें कि हम पहले ही बताएं, जो युवा होते हैं उनका सोच बहुत अलग होता है। जैसे आप नेपाल में बलेंद्र शाह को देखिए या फिर आप श्रीलंका में देखिए, जहाँ भी युवा आए हैं वहाँ पे उन्होंने अपने देश को या अपने राज्य को बदलने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। तो सम्राट चौधरी जी से मेरा भी यही एक एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे बिहार का जो इमेज अब तक ख़राब चल रहा है वो उसे तुरंत बदलें। मैं मानती हूँ कि अगर सीएम का पद है उनके हाथ में और वो पावर है कि वो एक साइन पर या फिर एक कॉल पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, वो एक समय में कुछ भी बदल सकते हैं, तो मुझे लगता है उनको वो पावर यूज़ करके, लेकिन हाँ, सबके हित की रक्षा करते हुए, वो पावर को इस्तेमाल करते हुए उनको बिहार में बदलाव लाना चाहिए। और बदलाव बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लाना चाहिए। पॉवर्टी को आप ख़त्म करिए। जैसे केरला का एग्जांपल मैंने दिया कि अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि केरला में पॉवर्टी 0 हो चुका है। और वो उन्होंने कैसे किया कि जितने भी जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको उन्होंने घर घर जाके आइडेंटिफाई किया, सर्वे करवाया कि ये गरीब हैं, यहाँ तक पैसा पहुँचना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प पहुँचनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही क्यों बिहार में ना हो, ऐसा ही कुछ बिहार में भी होना चाहिए। एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए। तो जो भी कमी अभी है हमें बिहार में जो कमी दिखती है, पहले डेवलपमेंट तो दूर की बात हो गई, जो कमी अभी है कि ये कम है, हमें तो जब दूसरों से इक्वल बनना है तो जो कमी है उसको ख़त्म करना होगा। तो जो कमी है, मुझे पहले वो एक्सपेक्टेशन है कि वो कमी दूर करेंगे। जब वो कमी दूर हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ने की बात करेंगे, मेरा ये मानना है। आपने कहा ज़ीरो टॉलरेंस की बात आपने पेपर में पढ़ी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ज़ीरो टॉलरेंस नीति सचमुच में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रही है? क्या भ्रष्टाचार वाली बात जो होती है या फिर फीमेल सेफ्टी जो है, आप अपने लेवल पे क्या अनुभव करते? देखिए, अभी तो उन्होंने बात की है बस इस बारे में आज या कल ही कि वो ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे।
लेकिन अभी तक देखा जाए तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है कि ये पूरी तरह से पॉसिबल हो कि कोई भी भ्रष्टाचार ना करे, कि जितना भी छोटा या बड़ा ऑफिसर होता है, कोई भी अफसर होता है, छोटे से पद से क्यों ना हो, उसका मेन एम होता है कि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लूँ और अपने काम के लिए उसको रखूँ। तो ये मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोशिश किया जाए, सबका मन बदला जाए या फिर कुछ ऐसी बातें की जाएँ जो सरकार को लगे कि हाँ ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। अब अगर फीमेल सेफ्टी की बात करें आप, क्योंकि अगर जैसे अब आप दिन में हमारे स्टूडियो में अभी आप आई हैं, लेकिन हमने देखा कि आप अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ आई हैं। जब दिन में भी आप साथ में, ठीक है साथ में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से था या फिर आपको अकेले आने के लिए भी आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप सेफ हैं? क्या है कंसर्न पेरेंट्स का, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, तो हम जा तो सकते हैं अकेले, लेकिन हाँ मेरे पेरेंट्स को कंसर्न एक रहता है कि इसको अकेले नहीं भेजना है। कारण, एक सबसे बड़ा कारण तो यही है फीमेल सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, आपको ये 1-2 ऐसे खबरें मिल ही जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमारे भारत में इतने ब्राइट माइंड हैं, आप एम्प्लॉय करिए उनको, वो आपको बता सकते हैं। जैसे बहुत सारे पॉलिसी एनालिसिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो बता सकते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फीमेल सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। क्योंकि हम और भी बाकी देश में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे अगर कुछ ख़राब होता है तो बहुत कड़े नियम हैं कि किसी वुमेन के साथ कुछ ख़राब होता है तो जो क्रिमिनल है उसके लिए बहुत कड़े नियम हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर भी बात की जानी चाहिए। वो कैसे हो, कैसे नहीं हो, वो सरकार एक्सपर्ट्स के साथ बात करके डिसाइड कर सकती है, पब्लिक से ओपिनियन ले सकती है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली इस तरफ तो काम करना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल्स आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना तो सरकार का ही काम है। अगर आप, जैसे आपने हमारे इंटरव्यू में आपने अपने बारे में बताया था कि सिविल सर्विसेज जो है वो आप उसमें जानना चाहती हैं, उसमें करियर बनाना चाहती हैं, या फिर अगर पॉलिटिक्स में रहती हैं और पॉलिटिक्स में आपको आगे मौका मिलता है। बिहार में फीमेल सेफ्टी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से लड़कियां गायब हो रही हैं, उनके साथ अपराध हो रहे हैं, मर्डर्स हो जा रहे हैं और ये आम बात होती जा रही है। ज़ीरो टॉलरेंस कह तो रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बता रही है। अगर आप पावर पोजीशन पे आती हैं, आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि फीमेल्स दिन में या रात में बेफिक्र होकर निकलें, पेरेंट्स के साथ निकलना खुशी से हो, वो कंसर्न ना हो? देखिए, अगर मैं पावर में आती हूँ तो मुझे तो लगता है हर चीज़ प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, लॉजिकली सोचो, तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो हम आपको बस प्रैक्टिकल बात ही बताएंगे, कोई फिलॉसफी वाली बात नहीं बताएंगे। कि अगर हम पावर में होते और अगर फीमेल्स की सेफ्टी को इंश्योर करना होता तो सबसे पहले तो हम यही करते, शुरुआत से शुरू करते, यानी जो स्कूल और कॉलेज लेवल होता है, एक ऐसा रूल बनाया जाता कि अगर आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज में इस चीज़ को इंश्योर नहीं करते हो तो या फिर आपको फ़ाइन लग सकता है या फिर आपका स्टेटस खतरे में जा सकता है। और वो ये होता कि मैंडेटरी है कि आप अपने हर एक गर्ल जो स्टूडेंट है उसको आप कराटे या फिर कुंग-फू की ट्रेनिंग दो। सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है ये। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता, हमको समझ में नहीं आता। और वो फ़ीस जो अगर इसकी कोई फ़ीस लगती है तो ऑब्वियसली वो स्कूल ही दे, क्योंकि हर एक पेरेंट ये सोच सकता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्कूल को इस चीज़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। और अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो वो सरकार से असिस्टेंस मांगे। इसके लिए सरकार चाहे तो किसी ऑफिसर को रखे या फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम करे। तो फीमेल सेफ्टी के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही जहाँ ज़रूरी है वहाँ कैमरे लगने चाहिए, और कैमरे ऐसे जो ऑपरेशनल हो और उन्हें कोई ऑफिसर सच में देख रहा हो कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो मैं तुरंत दौड़ के जाऊँ, ऐसा। और ऐसे एक स्पेशल सेल हो जो इस चीज़ के लिए रेडी हो कि अगर यहाँ पे कुछ ख़राब हो रहा है या छेड़खानी होते हुए दिख रही है तो मैं तुरंत वहाँ जाकर रिस्पॉन्स दूँ। एक स्पेशल सेल हो पुलिस के अंदर इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड। तो ये प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अगर लैक ऑफ फोर्स है तो आप फोर्स एम्प्लॉय करिए। अगर टीचर्स की कमी, कुंफू टीचर्स की कमी है तो ऑल ओवर इंडिया में आप डालिए टेंडर, लोग आएंगे। या फिर पुलिस फोर्स की कमी है, आप डालिए, लोग ऑब्वियसली भर्ती करेंगे ही। अंबिका, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है इसके ऊपर भी डिबेट चल रहा है संसद में और हो सकता है ये पास भी हो जाए। आप इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सचमुच में नारियों के अपलिफ्टमेंट में काम करेगा या सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ों का खेल बनकर रह जाए?
आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा। कारण हो सकता है क्योंकि बीजेपी के पास जो सफिशिएंट नंबर होना चाहिए पास करने के लिए वो नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इस बिल की जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो बहुत सही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो वुमेन है और उनको ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एक फ़ीमेल जो होती हैं वो किसी और के प्रॉब्लम्स को या फिर सुख को, दुख को बहुत आसानी से ग्रैस्प कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। तो उनको लगता है कि यस, तो उनको ज़रूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और अगर ये रिजर्वेशन का रास्ता खुल जाता है उनके लिए, तब तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस बिल को पास अगर ये होता है तो बहुत अच्छा कदम होगा। तो आशान्वित हैं अभी के जो ये अधिनियम अगर पास हो जाता है इस बात को लेकर के भी, और बिहार की पॉलिटिक्स में भी क्या सुधार होना चाहिए इस बारे में भी कह दिया इन्होंने। अभी अगर ओवरऑल एक संदेश बिहार के पॉलिटिक्स से लेकर के एक जेन-ज़ी पर्सपेक्टिव से अगर आपसे जानना चाहें तो क्या होगा वो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के रूप में? बिहार की पॉलिटिक्स के लिए तो मैंने पहले ही बोला, हर चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आप उस पावर पे हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, तो मुझे लगता है सबसे खुद के हित के पहले आपको उस जगह का हित सोचना चाहिए जहाँ से आपने जन्म लिया है, जहाँ से आपने खाया है, जहाँ जो आपकी कर्म भूमि है। अगर आप उस जगह का हित सोचते हैं तो ऑब्वियसली खुद आप ग्रो करोगे। तो अगर लोग इस चीज़ को अपने मन में बैठा लें, जो भी पावर में है, इस चीज़ को अपने मन में बैठा लें और अपना पर्सनल हित थोड़ा साइड करके अपने कर्म भूमि और जन्मभूमि के बारे में सोचें और इसके बेनिफिट के लिए काम करें, तो एक दिन आएगा कि वो खुद भी बेनिफिट करेंगे और जो हमारा वो रीजन है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो पॉलिटिक्स के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स हमारा बहुत एक अलग लेवल पे जा चुका है। जैसे हमने शुरुआत किया था, हमारे जो ट्रू लीडर्स थे, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वैसे लीडर्स हमें अब देखने को ऑब्वियस बिल्कुल नहीं मिलते हैं। एक भी ऐसे लीडर्स हमें आज देखने को नहीं मिलते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप बस यही सोच के चलिए कि स्वर्ग की जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, कि हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। यही सोच रख के अगर आप इस देश के लिए काम करेंगे, अपने राज्य के लिए काम करेंगे, तो आपका भी हित होगा। ऑब्वियस सा बात है। तो हमको लगता है ये काम सबसे पहले करना चाहिए। तो जो जन्मभूमि है अगर उसके लिए हम अपने प्रेम भाव रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हम उसका भला करेंगे और ऐसे करके पूरे राज्य का जो है वो अपलिफ्टमेंट होगा। इसी आशा के साथ जेन-ज़ी पर्सपेक्टिव को हमारे साथ साझा करने के लिए अंबिका शराफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ और आपके सुझाव और कमेंट्स भी हमारे फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर जरूर डालते रहिएगा। आपके कमेंट्स से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के जेन-ज़ी डिबेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, जेन-ज़ी चेहरे आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।